हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 34। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लॉज ऑफ मोशन। 33 लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। काइनेटिक्स का पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है। आज से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बच्चों बोला था कि ये जो लेक्चर होगा यहाँ से हम स्टैटिक्स पोर्शन पढ़ेंगे। स्टैटिक्स पोर्शन मतलब कि फोर्सेस लग रही हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो आप कहोगे सर तो फिर स्टडी करने का क्या मतलब है? अभी पता चलेगा कि क्या मतलब है उसका। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेना जाके। आज के इस वीडियो से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिक्स। ठीक है, एक होता है काइनेटिक्स, स्टैटिक्स। ठीक है, तो जल्दी से समझते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक बच्चों जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इंटरेस्टिंग तो है ही है। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, अब देखो, मान लो आप फिजिक्स, अभी फिजिक्स को भूल जाओ। अगर मैं आपसे बोलूं इक्विलिब्रियम तो कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये टर्म सुना होगा तो आपके मन में तुरंत आएगा इक्विलिब्रियम मतलब कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ बैलेंस की बात करी जा रही। ठीक, तो फिजिक्स में भी इसका यही मतलब होता है बच्चों, स्टेट ऑफ बैलेंस, एक तरीके का बैलेंस। अब लेकिन फिजिक्स है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स के टर्म आ जाएंगे। तो अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन क्या होती है। यहाँ बात करी जाती है फोर्स के रेस्पेक्ट में। अब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी या कोई पॉइंट या पार्टिकल रुका हुआ है या रेस्ट में है तो इसका मतलब उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, उनका सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। या अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि सेम स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है तब भी नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या होगा? जीरो होगा। यानी कुल मिलाकर कह दें कि अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है तो नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या होता है? जीरो होता है। अब यहां पर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है ये देखें। अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी हैव जीरो रिजल्टेंट एंड जीरो टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क। कहने का मतलब है बच्चों कि जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर या बॉडी या पार्टिकल के ऊपर लग रही हैं उनका सम जीरो होना चाहिए और उन फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट, या आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको बोलते थे, टर्निंग टेंडेंसी ऑफ फोर्स। भाई ये देखो, जैसे पेन है, इस पे मैं यहां से ऐसे फोर्स लगाऊं तो हो सकता है इस पॉइंट पे अगर फिक्स ना होता तो ये आगे भी बढ़ता और हो सकता है रोटेट भी हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। जितनी भी फोर्सेस लग रही है उनका सम जीरो होना चाहिए और अगर फोर्स इसका टर्निंग करवा रही है तो टर्निंग इफेक्ट टोटल कितना होना चाहिए? जीरो। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब बच्चों ये कि हो सकता है कि बहुत सारी फोर्सेस लग रही हों और ये रोटेट हो रहा हो लेकिन जो रेट ऑफ रोटेशन है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर 1 मिनट में एक टर्न ले रहा है तो 1 मिनट में एक ही टर्न लेना चाहिए उसको। बात समझ में आ रही? ये रोटेशन वाले पार्ट को हम लोग जब रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कुल मिलाकर इक्विलिब्रियम की कहानी ये है भैया कि फोर्स के एक्सटर्नल इफेक्ट जो बॉडी पे है, यानी कि मोशन करवाना या उसको रोटेट कराना, उन केसेस में जो फोर्स का सम और टॉर्क का सम वो कितना होना चाहिए? जीरो। तो अगर मैं आपसे बच्चों ये कहूं कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, इसमें बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। मान लो एक फोर्स ये लग रही है F1 लग रही है, एक फोर्स है F2 है, ठीक है, एक F3 है, एक F4 है। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारी फोर्सेस इस पर है। ठीक है, बहुत सारी फोर्सेस, और इस पर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट O ले लेते हैं इस बॉडी पर। आर्बिट्रेरी का मतलब अपने मर्जी से कोई पॉइंट ओ ले लो। ठीक है, अब इस इक्विलिब्रियम के डिफिनीशन के हिसाब से समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो। यानी कि अगर हम, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी तो ऑब्वियस सी बात है हमको वेक्टर सम लेना पड़ेगा, यानी इन सब का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए जीरो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सम तो जीरो होना ही चाहिए, साथ में किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे पॉइंट ओ ही ले लिया, इस पॉइंट के अबाउट इन सारी फोर्सेस का मूवमेंट ऑफ फोर्स या जिसको टॉर्क बोलते हैं या टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं वो भी जीरो होना चाहिए। तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा समेशन ऑफ टाउ जीरो, टाउ नॉट इज इक्वल टू जीरो। टाउ नॉट नहीं, बेसिकली ओ है, इस पॉइंट ओ के अबाउट इस सारी फोर्सेस का मूवमेंट जीरो होना चाहिए। आप कह दोगे सर ये मूवमेंट आपने बताया था, इस कंडीशन को बच्चों इस चैप्टर में भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हम फोर्स से डील करेंगे क्योंकि जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो ये सब समझ जाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो मैंने ये पॉइंट लिख भी दिया है, इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ इक्विलिब्रियम ऑफ आइदर पार्टिकल
और bodies which can be treated as particle, that is translational equilibrium, because equilibrium of rigid body means translational as well as rotational equilibrium. अब कहना क्या चाह रहा है ये पॉइंट, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, कि अगर कोई पॉइंट ऐसे ये रखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट या पार्टिकल की बात करें, तो पार्टिकल के रोटेशन से क्या मतलब, पार्टिकल तो एक मासलेस, एक फाइनाइट इनफाइनाइटेसिमल डायमेंशन की एंटिटी है, तो उसके रोटेशन से तो कोई मतलब है नहीं। या तो हम पार्टिकल की स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर में, या ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे जिनको पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं। अब याद करो हम लोगों ने पार्टिकल एजम्पशन पढ़ा था कि किसी भी पार्टिकल को या किसी भी रिजिड बॉडी को एज अ पॉइंट, एज अ पार्टिकल कैसे एज्यूम करते हैं, जब उसका ओरिएंटेशन मोशन के साथ ना चेंज हो रहा हो, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, जिस ओरिएंटेशन में, वैसे ही कर रही हो, ठीक है। ये सब आप लोग जानते हो, वो बार बार नहीं बताऊंगा। तो क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ पार्टिकल की स्टडी करेंगे, इसलिए रोटेशनल इफेक्ट को या टॉर्क को हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है हमें सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे डील करना है, ना कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ फोर्सेस को कंसीडर करना है, क्योंकि फोर्स ही ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कराती है। ट्रांसलेशनल मोशन आपको पता होगा कि वो आगे या पीछे बढ़ाएगी, ऊपर या नीचे करेगी। बात समझ में आ रही? इसको देख लो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है बच्चों, इस पर ध्यान से समझना है इसको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई। देखो, इक्विलिब्रियम की जनरल डेफिनेशन बच्चों वही है। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम ट्रांसलेशनल मोशन को ले आएंगे, मतलब एक ऐसा मोशन जो कि जिसमें बॉडी का ओरिएंटेशन ना चेंज हो रहा हो। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अ पार्टिकल और अ बॉडी is said to be in translational equilibrium when the net external force on the particle or body is zero, that is there is no acceleration in an inertial frame of reference. अब देखो यहाँ टॉर्क की बात नहीं करी, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशन सिर्फ फोर्स की वजह से होता है, रोटेशन होता है टॉर्क की वजह से, लेकिन आगे पीछे बॉडी किसकी वजह से बढ़ती, फोर्स। तो यहाँ सिर्फ फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की बात हो रही। तो कह क्या रहा है कि कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसके ऊपर लगने वाली सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम कितना होता है, जीरो होता है। वो तो हमने पढ़ा ही था। और उसमें किसी, अब ऑब्वियस ही बात है, जब फोर्स का सम जीरो होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बच्चों बहुत प्यारी बात लिखी हुई है भाई। न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड किस में होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो हो सकता है फोर्स का सम जीरो हो भी, तब भी बॉडी एक्सेलरेट हो जाए। ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो ये आप मोटा मोटा समझ गए हो कि भैया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, बस इतनी ही कंडीशन। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मींस आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका भी मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब सारी फोर्सेस जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बॉडी या तो रेस्ट में होगी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी, वो एक्सेलरेट नहीं हो रही होगी। एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब एक चीज और है, तो हमें ये समझ में आया कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये लगता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी रेस्ट में है। ऐसा नहीं है बच्चों, बॉडी मूव भी कर सकती है, लेकिन मूव कैसे करनी चाहिए, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस रेस्ट में है तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी मोशन है उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात समझ गए? इसको देख लो एक बार, फिर आगे बताता हूं। इसको पॉज करके कुछ कुछ चीजें लिख लेना, इसके नोट्स वोट्स सब मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, चैप्टर एंड होने दो। और ये जो मैं ट्रांसलेशनल बोल रहा, हो सकता है बोलने में जल्दी में वो गलत निकल जाए, लेकिन मतलब समझ लेना, ट्रांसलेशनल की बात हो रही है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। यार ये बड़ा कठिन, बार बार बोलने में जबान लड़खड़ा जा रही। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं अभी, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। आप कहोगे सर ये तो आप बता चुके हो, इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ, बताना बच्चों ये चाह रहा हूँ कि जब आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सपोज 4 फोर्सेस बॉडी पर लग रही हैं, ठीक है, 4 5 6 जितनी भी फोर्सेस हैं वो बॉडी पर लग रही हैं, या
अब ये बॉडी ऐसा नहीं है कि इसको बॉडी की तरह, रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करो, ये ऐसी फोर्सेस लग रही होंगी कि हमें टॉर्क की जरूरत नहीं, यानी इसको एज अ पार्टिकल आप एज्यूम कर सकते हो क्योंकि ये टर्न नहीं हो रही। बात समझे? ये सब छोड़ो। तो यहां पर क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि कहेंगे अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम, तीन दी होंगी तो चौथी पता करो। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सबसे सही तरीका पता है क्या होता है? जैसे मान लो ऐसे चार फोर्सेस लग रही थी, इसको इसी के हिसाब से बनाता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कैसे, ये है F1, ये F2, ये F3, ये F4, ठीक है, ऐसे ही तो है। अब इसका एक तरीका तो बच्चों बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? तरीका बच्चों ये सिंपल है कि जब भी हम फोर्सेस के सम की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो वेक्टर सम होता है, यानी कि यहाँ पर कैसे दिखाओगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो, यही तो दिखाओगे, एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो, यही दिखाओगे। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो सकता है कि ये 3 डायमेंशन में फोर्सेस हो, मतलब एक्स में भी हो, वाई में भी हो, जेड में भी हो, कोप्लेनर फोर्सेस ना होकर ये क्या हो, स्पेशियल फोर्सेस हो, स्पेस में फैली हो, एक्स वाई जेड तीनों में। तो आप एक काम ये नहीं कर सकते हो कि आप भैया सारी फोर्सेस को तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड जिसमें जिसमें टूट पाए उसमें तोड़ लो। जैसे मान लो F1 F2 का कुछ एंगल दिया होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से मान लो कुछ एंगल दे रखा है तो एक्स और वाई में तोड़ लो। F3 का कुछ एंगल दे रखा होगा जेड एक्सिस से या जिससे भी दे रखा हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब है इन डायरेक्शनल फॉर्म, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, डायरेक्शनल फॉर्म में। डायरेक्शनल फॉर्म का मतलब सिंपल ये है कि हम उन सबको एक्स वाई जेड एक्सिस में तोड़े ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ F1x प्लस F2x प्लस F3x एंड सो ऑन, जितनी भी फोर्सेस हो, सिर्फ 4 की बात नहीं हो रही है, मान लो 4 हैं 5 हैं, F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। और उसी तरह से z डायरेक्शन में F1z प्लस F2z प्लस F3z प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हो गई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर पार्टिकल, ठीक है, या ऑब्जेक्ट विच कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल, या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। और अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखोगे तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन भी जीरो होना चाहिए, जेड भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसको देख लो एक बार, समझ गए होगे। तो यहाँ पर टोटल कंडीशन हमें क्या निकल के आई, सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑब्वियस सी बात है मैंने डायरेक्शन में इसको तोड़ लिया है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन इज जीरो। बात समझिए, यही कंडीशन है बच्चों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। आप कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तब फ़ायदा समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट पे तो भाई अलग अलग टाइप की फोर्सेस लग सकती हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस का मतलब ये नहीं आप कैसे लगा रहे हो उससे छोड़ो कि आप रस्सी से बांध के उसको खींच रहे हो कि हाथ से धक्का दे रहे हो, ये सब मतलब नहीं है। उसमें अलग अलग टाइप के फोर्स सिस्टम एक्ट कर सकते हो सकता है कोलिनियर फोर्सेस लग रही हो, यानी एक ही लाइन में सारी फोर्सेस हो। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके की फोर्स सिस्टम में हम लोग समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या कोई सिंगल फोर्स इक्विलिब्रियम में रह सकती है, कहोगे सर नहीं रह सकती। आप ऐसे ही समझने की कोशिश करो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F1 बाहर से F लगा रहे हो, तो ये तो भैया मूव कर जाएगी ना, ये तो आगे बढ़ जाएगी। अगर इस पर फ्रिक्शन या कोई इधर से फोर्स नहीं लग रही जो इसको रोक पाए या इसका एक्सेलरेशन ना करा पाए, तब तो ये एक्सेलरेट हो जाएगी। कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई नहीं हुई। तो कोई सिंगल फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती। बात समझ। अब कोई बच्चा दिमाग लगाएगा, कहेगा सर F इस पर लगा रहे हैं तो इसके ऊपर से जहाँ से भी F लगाई जा रही है अंदर से भी एक रिएक्शन आएगा इंटरनल फोर्स, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बच्चों वो सब होगा लेकिन वो तो इंटरनल फोर्सेस है ना सारी, यहाँ एक्सटर्नल की बात हो रही। सिस्टम पर कितनी फोर्सेस, तो सिस्टम पे अगर सिंगल फोर्स दिख रही होगी तो वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। ये सब दिमाग लगा लेना अपने आप, इसमें कुछ कठिन नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। अब बात आती है कि डिफरेंट फोर्स सिस्टम में इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारी फोर्सेस हैं और वो सारी क्या है, कोलिनियर है। मतलब एक मान लो फोर्स लग रही है F1, ठीक है, एक लग रही है इस अपोजिट डायरेक्शन में F2, एक लग रही है F3, ठीक है, एक लग रही है F4, इस तरीके से। अब
कह दिया जाए कि ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी फोर्सेस कोलिनियर होंगी तो इनका मतलब क्या होता है कि भाई डायरेक्शन तो सबकी एक ही लाइन के अलोंग होगी, एक लाइन में। तो एक लाइन में अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लूं तो यहां वेक्टर सम करना तो इजी हो जाएगा ना भाई, उस डायरेक्शन वाली सारी पॉजिटिव ले लो, इस डायरेक्शन वाली नेगेटिव ले लो। तो यहां पर कोलिनियर फोर्सेस में कंडीशन क्या हो जाएगी, F1 ये हम x डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन को ले रहे हैं, प्लस ये नहीं F2 क्या हो जाएगी माइनस का F2, F3 उस डायरेक्शन में है तो प्लस का F3 माइनस का F4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। क्या दोगे सर बिल्कुल, सारी उधर वाली फोर्सेस प्लस सारी इधर वाली फोर्सेस और इनको जोड़ोगे तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां से क्या पता चलेगा भाई कि F1 प्लस F3 इज इक्वल टू F2 प्लस F4, यही तो। अब कह दोगे सर इसमें क्या आपने बताया, ये तो बहुत सिंपल है कि भाई जितनी उधर फोर्सेस लग रही है नेट उतनी इधर लगे तो दोनों का सम 0 हो जाएगा, यही है बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा कठिन फिजिक्स नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। अगर मान लेते हैं बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ये है फोर्स और एक ये है फोर्स, और मैं आपसे कह दूं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है कि समेशन ऑफ फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि F1, अभी हम डायरेक्शन हमको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में होंगी, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या पता चलेगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F2 वेक्टर। इससे बच्चों एक चीज़ पता चली, देखो कोई भी दो वेक्टर, ये क्या है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और माइनस साइन का मतलब है डायरेक्शन, यानी जो भी फोर्स F2 होनी चाहिए वो मैग्नीट्यूड में बराबर होनी चाहिए और माइनस का मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कोई भी दो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तभी होंगी जब वो कोलिनियर हो, इक्वल एंड अपोजिट हो। बात समझ में आ रही कि नहीं, इस पूरी चीज़ को बताने का यही मतलब था। तो यहाँ से क्या समझ में आया, टू फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। देखो यहां से तो आपको देखने को मिलेगा भाई इक्विलिब्रियम कोलिनियर तो है नहीं, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि ऐसे अगर लगाएंगे तो कभी इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो कहीं यहां आ जाएगा और ये कहीं चली जाएंगी उधर, ये बॉडी कहीं एक्सेलरेट कर जाएगी। तो अगर F2 को खींच के इधर लगा दूं F1 के अपोजिट, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं। तो मैं यहां पर ये एक पॉइंट लिखने वाला हूं, two forces in equilibrium are always collinear, equal and opposite। ठीक है, कोलिनियर होंगी, एक ही लाइन में होंगी, इक्वल और अपोजिट होंगी, ये बात हमेशा ध्यान। और ये अभी किसकी बात चली, ये सिर्फ पार्टिकल की बातें चल रही बच्चों, ध्यान में रखना। इस चैप्टर में हमको टॉर्क वॉर्क पे नहीं जाना है, तो ये देख लो आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, ये समझ में आएगा कि भाई F1 अगर इस डायरेक्शन में है तो F2 क्या होगा, F2 अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से, ठीक है, देख लिया। अब बात आती है कि भैया कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती थी, जो एक ही प्लेन में लाई करती हैं, यही तो, जो एक ही प्लेन में लाई करती हैं, मतलब कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, जैसे अभी मैंने ड्रॉ करा था, वो सारी एक ही प्लेन में, ये सारी क्या है, एक ही प्लेन में। कह दोगे सर ये तो पता ही, तो क्या इसके लिए कंडीशन चेंज हो जाएगी क्या, कुछ नहीं चेंज होगी बच्चों, सब वैसे ही रहेगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस 0। लेकिन कोप्लेनर होने की वजह से एक अच्छाई है, क्या कि जो z डायरेक्शन में फोर्सेस हैं या किसी तीसरी डायरेक्शन में जो फोर्सेस का सम है वो हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी फोर्सेस एक ही प्लेन में होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस वेक्टर को तोड़ूँ तो मैं ये दिखा सकता हूँ सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 और सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। ये हमारी दो कंडीशन हो जाएंगी, किसके लिए, कोप्लेनर फोर्सेस के लिए। अब आप कहोगे कि सर क्या जरूरी है एक्स वाई, हो सकता है एक्स जेड वाला प्लेन हो, वाई जेड वाला प्लेन हो। इतने आप समझदार अब हो चुके हो कि कोप्लेनर का मतलब समझते हो, सिर्फ एक्स वाई की बात नहीं हो रही, हो सकता है वाई जेड प्लेन हो, जेड एक्स प्लेन हो, ये सब आप अपने आप जब क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओ। अब बात आती है कि सर इसमें आपने नया क्या बताया, नया बच्चों कुछ नहीं बताया, बस ये चीज़ समझ लो कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं कह दूँ आपके पास 3 फोर्सेस हैं, F1 F2 F3। अब इनको सॉल्व करना है
और आपको कुछ कुछ एंगल दे रखे होंगे, मान लो ये θ1 दे रखा है, थीटा दूर है। तो इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर 3 फोर्सेस हैं तो एक तरीका और है, वो हम लोग आगे चल के समझेंगे। 3 है, ज़्यादा फोर्सेस हैं तो क्या कर सकते हो भाई? सबसे पहले तो इन सारी फोर्सेस को x और y डायरेक्शन में तोड़ लो। तो F2 का x डायरेक्शन का कंपोनेंट ले लिया, y डायरेक्शन का ले लिया, F3 का x ले लिया, y, और फिर सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही? यानी कि वी विल यूज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वी विल यूज, ये क्या लिख दिया, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि रेजोल्यूशन यूज करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ये कंडीशन देखो बच्चों हमेशा वही रहेगी कि सम ऑफ फोर्सेस 0। बस ये अलग अलग फोर्स सिस्टम मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब देखो क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व कर पाओ, और कोई यहां पर नई चीज नहीं है। ठीक है, अब ये तीसरा केस क्या है? कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। कॉन्करेंट कोप्लेनर से क्या मतलब हो गया? फिर वही चीज हो गई कि भैया कोप्लेनर तो हैं लेकिन साथ ही साथ क्या है, एक ही पॉइंट पर लग रही। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट पे लग रही। अब कहोगे सर ये आपने कौन सी नई कंडीशन बता दी? ये है तो कोप्लेनर फोर्सेस ही। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। अगर ये चैप्टर रिजिड बॉडी मोशन होता तो इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा अर्थ का चेंज हो जाता। क्यों? क्योंकि कॉन्करेंट होने की वजह से जो सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0 की जो कंडीशन है वो यहाँ पर अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। उस पर हम नहीं जाएंगे अभी, बस इतना ही जान लो, क्योंकि हम हमेशा से अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस 0। तो यहाँ पर भी वही लगेगा। तो कहोगे सर आपने फिर ये कॉन्करेंट कोप्लेनर या अलग से क्यों बताया? अलग से बच्चों इसलिए बताया है क्योंकि लेट सपोज, अभी आगे चल के पता चलेगा, नेक्स्ट वाले पेज पे हम लोग समझते हैं इसको कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक तो बच्चों तरीका यही है कि इन सारी फोर्सेस को एक्स वाई में रिजॉल्व कर लो और सॉल्व कर लो, क्योंकि कोप्लेनर भी हैं साथ ही साथ। तो कह दो कि सर ये कॉन्करेंट का फिर यहाँ पर क्यों आया? ये तो पहले ही आप बता चुके हो, बार बार क्यों बता रहे हो? अभी समझ में आएगा, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बक रहा हूँ। ये देखो 3 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, अब आएगा उसका यूज। 3 फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में हो तो बच्चों ध्यान से समझो, अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F1, ठीक है, एक फोर्स लग रही है F2 और एक और फोर्स लग रही है F3। 3 फोर्सेस लग रही हैं मान लो, ठीक है। कह दोगे सर बिल्कुल। तो 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 0 होना चाहिए। कह दोगे सर बिल्कुल सही। इसमें क्या नया बता दिया आपने? नया बच्चों ये बताया है, बात ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे 2 फोर्सेस के लिए हम लोगों ने कंडीशन देखी कि 2 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में अगर हुई तो उसका मतलब वो को लीनियर, इक्वल एंड अपोजिट है। वैसे 3 फोर्सेस के लिए भी एक कंडीशन होती है कि जैसे मान लो ये F1 और F2 का मैं एक रिजल्टेंट ले लूँ, ऐसे रिजल्टेंट ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 हो जाएगा कि नहीं? इस तरीके से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊंगा तो ये मिलेगा। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया तो इन दोनों फोर्सेस को भूल जाओ भाई, क्योंकि हमने तो सम ले लिया। अब ये कितनी फोर्सेस बच गई? एक हो गई F1 प्लस F2 और एक हो गई F3। तो 2 फोर्स सिस्टम हो गया। 2 फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहता है? जब वो इक्वल और अपोजिट हो। तो कहीं ना कहीं बच्चों एक चीज हमको समझ में आ रही है कि भैया ये तीनों फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी आके, तभी वो इक्विलिब्रियम में होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर मैं किसी 2 वेक्टर्स का सम निकालूं, ठीक है, उनका रिजल्टेंट निकालूं, तो कैसे ड्रॉ करते थे? अगर ये वेक्टर ए होता था इसके हेड से, ये वेक्टर बी होता था, तो पहले वाले वेक्टर की टेल और फाइनल वेक्टर का हेड ये ए प्लस बी हो जाता था कि नहीं? अब मान के चलो, क्या मान लो कि भैया अगर मैं F1, F2 और F3 को वेक्टर फॉर्म में दिखाऊं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके, तो देखो F1 ऐसे ड्रॉ हो जाएगी कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। F1 के हेड से F2 ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल। और जब आप F2 के हेड से ड्रॉ करोगे F3 तो वो यहीं पर आके मिल जाएगा, तो आपको रिजल्टेंट के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। ये पॉलीगन लॉ, एक तरीके से 3 फोर्सेस है तो पॉलीगन लॉ हो जाएगा। तो यहाँ जो F3 होगा वो देखो क्या हो गया, F1 F2 और एक कंबाइन होकर यहीं जुड़ गया आके, तो ये तो क्लोज
पॉलीगन बन गया। और याद करो क्लोज पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट जीरो। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 जीरो आने का मतलब यही तो है। ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ, हो गया कि नहीं? तो यही तो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं। और ट्रायंगल लॉ याद करो दो फोर्सेस के लिए यूज करते थे, ठीक है। रिजल्टेंट यहां पर क्या हो गया है कि F3 आ गया है पिक्चर में, जो कि इन सबको कंबाइन करने पर उसी की टेल पे जुड़ा जा रहा है, तो रिजल्टेंट जीरो हो गया हमारा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? रिजल्टेंट जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों सीधा सीधा कि भैया तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तभी होंगी जब वो एक पॉइंट पर आके मिले, वो कॉन्करेंट हो। और ये किस केस में? जब वो कोप्लेनर होंगी। अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस हैं और वो इक्विलिब्रियम में है तो उनका कॉन्करेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोप्लेनर भी है और कॉन्करेंट भी। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, बात ध्यान से समझना। थ्री फोर्सेस, थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में, आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम इफ ये भी लिख देता हूं, इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम दे आर नेसेसरली कॉन्करेंट। उनको कॉन्करेंट होना पड़ेगा। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट पर आके मीट करना पड़ेगा, वरना वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएंगी। बात समझे? तो ये पॉइंट बच्चों समझाने के लिए मैंने इतनी कहानी बताई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि कोई भी आप इमेजिन करके देखो कि किन्हीं भी दो फोर्सेस का सम ले लो, उसको इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा तीसरी फोर्स के लिए, तभी तो वो भैया सारे सम जीरो होंगे। और यहाँ पर ट्रायंगल लॉ भी देखो कैसे काम कर रहा है, या पॉलीगॉन लॉ कि F1 ड्रॉ करा, F2 ड्रॉ करा, तो F3 जैसे ही ड्रॉ करेंगे वो क्लोज ट्रायंगल बन जाएगा। तो यानी कि जब क्लोज ट्रायंगल बन गया तो रिजल्टेंट के लिए जगह ही कहाँ बची, तो रिजल्टेंट जीरो हो गया। बात समझे? इसको देखो कितना इंटरेस्टिंग है, मजा आया? लामीज थ्योरम बच्चों, इससे पहले जो हम लोगों ने कॉन्करेंट कोप्लेनर सिस्टम, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वो बताया क्यों था? वो इस कंडीशन को समझाने के लिए बताया था। वो जो थ्री फोर्स वाला हम लोगों ने अभी देखा ना कि थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होंगी, जब वो कॉन्करेंट हो। थ्री कोप्लेनर फोर्सेस अगर कॉन्करेंट होंगी तभी वो इक्विलिब्रियम में होंगी। तो यहाँ पर थ्री फोर्सेस के लिए एक अलग सी थ्योरम बना दी गई है, जिससे हम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थ्योरम क्या कहती है पहले जल्दी से देख लेते हैं। इफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, each force is proportional to the sine of angle between the other two forces. It is corollary of sine law. ये ट्राइंगल में आप लोगों ने साइन लॉ पढ़ा था ना, उसी की बात कर रहे हैं। अब पहले ये सिचुएशन समझ लेते हैं, फिर इस थ्योरम पे घूम कर आएंगे। क्या कह रहे हैं? लेट सपोज एक पार्टिकल है, उसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2 और एक ये फोर्स है F3, ठीक है। इसके बीच में एंगल है अल्फा, ये एंगल है गामा और ये एंगल है बीटा, ठीक है। ये पॉइंट O पर लग रही है, मान पॉइंट O है या पार्टिकल O है, इस पर ये फोर्सेस लग रही और इनके बीच का एंगल दे रखा है। अब ये जो थ्योरम है वो कहती क्या है, उसको समझने के लिए अभी हम लोगों ने देखो एक ट्रायंगल बनाया था। इन तीनों फोर्सेस से मिलके हमने क्या बनाया था? एक ट्रायंगल बनाया था। तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ, पहले इसको देख लो। ये सीन समझ गए हो ना, ये क्या है? नेक्स्ट पेज पर मैं फिर से इसको ड्रॉ करूँगा, लेकिन पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ट्रायंगल क्या बनेगा बच्चों, याद करो। ट्रायंगल अभी हम लोगों ने बनाया था, कैसे बनेगा ट्रायंगल? ये एक बन जाएगी फोर्स F1, ठीक है। ये हो जाएगी फोर्स F2 और ये हो जाएगी फोर्स F3। एक क्लोज ट्रायंगल बन जाएगा, तभी तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। अब बात ज़रा समझो, अगर मैं इन तीनों फोर्सेस से मिलाकर ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो ट्रायंगल तो बन गया, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या होंगे वो ज़रा समझ लेते हैं। इस F2 का F1 से टेल जुड़ी हुई है, तभी तो इनके बीच का एंगल है। वेक्टर के बीच का एंगल कब निकालते हैं? जब उनकी टेल टू टेल जुड़ी हो। लेकिन अभी तो मैंने इसको खिसका दिया आगे इसकी हेड से, तो जब मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करके आगे ले जाऊंगा तो देखो ये गामा किसके किसके बीच में बन रहा है? ये गामा बन रहा है यहाँ पर, बन रहा है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल, समझ में आ गया, समझ में आ ही गया होगा। देखो इसको ऐसे खिसका के यहाँ पर ले जाओ तो गामा कहाँ बन रहा है? एक्स एक्सिस से ऐसे बन रहा है। उसी तरह से F3 और F2 में जरा देखो,
F3 को अगर मैं ऐसे खिसका के इसके हेड तक लेके जाऊँ, ऐसे ऐसे लेके जाऊँ, तो ये अल्फ़ा कहाँ बन रहा है, ये अल्फ़ा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं जब लामीज़ थ्योरम पढ़ रहे होते हैं। ये अल्फ़ा यहाँ पर बन रहा है, कह दोगे सर बिल्कुल, ये भी समझ में आ गया। और ये बीटा कैसे बन रहा है, ये देखो बीटा F1 से जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसको खींच के ऐसे पीछे की तरफ लेके जाऊँ, पीछे की तरफ, यहाँ पर देखो क्या है, ये F3 को हमने पीछे ही तो खींच दिया और इसके हेड को F1 की टेल से जोड़ दिया। तो ये देखो यहाँ पर बीटा कहाँ पर बना हुआ है, बीटा ये बना हुआ है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल, सब समझ में आ गया। अब जरा बच्चों एक चीज़ ध्यान से समझते हैं, क्या समझेंगे हम लोग कि यहाँ पर साइन लॉ कहाँ से आ गया है। अगर मैं इसको एज अ ट्राइंगल दिखाऊं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है, तो ये अगर बीटा है, ये 180 डिग्री पूरा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा, हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा 180 माइनस गामा, बिल्कुल, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि साइन लॉ लगाओ इन ट्राइंगल ABC, साइन लॉ बच्चों क्या होता था कि जो भी साइड होती थी ट्राइंगल की, उसके सामने वाला एंगल, उनका रेशियो क्या होता था, उनका रेशियो कांस्टेंट होता था, ये साइड अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ द अपोजिट टू साइड्स, जो अपोजिट टू साइड्स के बीच का एंगल है। याद आ रहा है कि नहीं, अरे यार याद करो, जैसे कि ये ट्राइंगल होता था, ये है A, ये साइड है B, ये साइड है C, तो ये एंगल अगर A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, तो क्या होता था, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B। ये सब भी याद कराना पड़ेगा क्या, गधों, ये सब सिखाया था मैथमेटिक्स में, जाके देख लेना जो मैथमेटिक्स वाली सीरीज है, इसीलिए इतनी लंबी सीरीज बनाई थी। ये याद आ रहा है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल याद आ रहा है। तो इन ट्राइंगल ABC F1 वेक्टर भूल जाओ, अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है F1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, F1 अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। देखो सामने वाला एंगल क्या है, ये 180 माइनस अल्फा है। उसी तरह से F2 अपॉन साइन, देखो F2 के अपोजिट एंगल कौन सा है, F2 के अपोजिट एंगल है 180 माइनस बीटा, ठीक है। उसी तरह से F3 के अपोजिट कौन सा एंगल है, F3 के अपोजिट एंगल है साइन, F3 कहाँ गया, ये F3 के अपोजिट है 180 माइनस गामा, ठीक। कह दोगे सर ये समझ में आ गया। अब आप बताना क्या चाह रहे हो, जल्दी बताओ। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन निकल के आएगी बहुत प्यारी सी, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। इसी को बच्चों लामीज़ थ्योरम बोलते हैं, वही वहाँ पर अंग्रेजी में लिखी हुई है, लामीज़ थ्योरम। कह दोगे सर इसी को बोलते हैं, तो बहुत आसान है। तो बेसिकली बच्चों ये बताई क्यों जाती है थ्योरम, इसलिए बताई जाती है ताकि अगर 3/4 सिचुएशन हो तो आप आसानी से सॉल्व कर लो। देखो जैसे कि ये था F1 F2 F3, अब मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि F1 F2 F3 में कोई एक निकालनी होती और साथ में सबके बीच के एंगल दे रखे होते, ठीक है, तो आप सिंपली ये इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता आपका। बात समझ में आ रही। तो ये थ्योरम पे फिर से चले जाते हैं और इस थ्योरम को समझ लेते हैं। इफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्स is proportional to the sine of angle between the other two force। बात समझ गए। प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही है कि हम F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन अल्फा, F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन गामा, F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बीटा, प्रोपोर्शनलिटी हटा के वो सब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। बात समझिए। तो ये आपका है आप एक लामीज़ थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट, इसको समझ गए होगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ, हालांकि किताबों में जनरली ये लिखते नहीं, इफ 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। चलो वो सब हम लोग समझ चुके हैं, तो इसको देख लो एक बार। अब कहोगे सर इसका यूज़ भी तो दिखा दो, बता तो बहुत कुछ दिया है, अभी मैं इसका यूज़ दिखा देता हूँ, इसको देख लो। और इसका प्रूफ कैसे करेंगे, साइन लॉ का यूज़ करके, ठीक है। लामीज़ थ्योरम प्रूफ हो गई। एक हम लोग बच्चों जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो लामीज़ थ्योरम आपको पूरी समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टेंशंस T1 T2 एंड T3 इन द मासलेस स्ट्रिंग्स एज शोन हियर, टेक G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक है देखो, एक स्ट्रिंग ये लगी हुई है बच्चों T1, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है, एक T2 है और इससे एक मास लटक रहा है 5 kg का। तो 5 kg का मास है तो 5 × G
ये वेट नीचे आ जाएगा और कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, क्योंकि जी की वैल्यू 10 लेनी। ये समझ गए। अब T3 की वैल्यू तो आप डायरेक्ट बता दोगे। क्यों बता दोगे? क्योंकि T3 डायरेक्टली मास से कनेक्टेड है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये सब टेंशन में मैं बता चुका हूँ। T3 की वैल्यू तो डायरेक्टली कितनी है 50 न्यूटन। कह दोगे सर ये तो पता चल गया। और ये देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका क्या है, पहले उस पॉइंट को ढूंढो जहां पर तीनों फोर्सेस लग रही हैं। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं O है, ठीक है। इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो देखो T1 है, और एक क्या है, एक है आपकी T2, और एक ये फोर्स 50 न्यूटन में डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। T3 लिखने की ज़रूरत नहीं, वो मैंने निकाल दिया। अब एक चीज़ बच्चों ध्यान से समझते हैं, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इस लाइन को पूरा कर दूँ तो ये एंगल 30 डिग्री है, कह दोगे सर बिल्कुल है। ये एंगल 90 डिग्री होगा, कह दोगे सर बिल्कुल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं भाई? देखो 90 + 30 120, इस वाले ट्रायंगल में 180 - 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 120, 60 डिग्री। इधर भी 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री आ गया। तो ये 60 + 30 मिला के कितना हो जाएगा बच्चों? ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, थोड़ी सी यहाँ पर ज्योमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी आपको, तो देखो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखो भाई ये Z बन गया 60 डिग्री। तो ये वाला बच्चों एंगल, टोटल एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये वाला एंगल 90 + 30 120 डिग्री हो गया, कह दोगे सर बिल्कुल। और ये वाला कितना हो जाएगा? ये 90 + 60, तो ये वाला टोटल एंगल हो जाएगा हमारा 150 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ। ये इतनी ज्योमेट्री आपको आती है वो आप सॉल्व कर लोगे। ये 120 डिग्री ज्योमेट्री बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, अरे यार ये कहाँ चला गया, एक मिनट, अरे ये क्या हो गया? ये देखो मच्छर आके बैठ जाता है और उसके बाद सब वो डबल टच हो जाता है। मच्छर भी बैठा रहता है, वो अपना कुछ अलग गणित समझ रहा है। हाँ तो क्या है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब बस बच्चों लामिस थ्योरम लगा देनी है। यहाँ पर तीन फोर्सेस आपको दिख रही हैं। सबसे पहले तीन फोर्सेस को ढूंढो, तो सबसे पहले T1 लेते हैं। T1 और अदर टू फोर्सेस कौन सी हैं? अदर टू फोर्सेस हैं T2 और 50 न्यूटन। इनके बीच का एंगल साइन 150 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से T2 और अदर टू फोर्सेस का बीच का एंगल 120 डिग्री। और उसी तरह से तीसरी फोर्स है 50, और सामने का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। कह दोगे सर बिल्कुल, ये समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आंसर, क्योंकि ये 50/sin 91 हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 sin 150। इस इक्वेशन में ये दोनों बराबर कर दो। अब पता है दिक्कत क्या होती है, बच्चे हमेशा गलती करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में। हमेशा ध्यान रखना कि तीन फोर्सेस हो तो सबसे पहले तो उनको टेल टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में जोड़ लो और उनके बीच का एंगल पता कर लो और फिर ये लगा दो, और कुछ नहीं करना। अब साइन 150 कितना होता है बच्चों? साइन 150 होगा साइन 90 + 60। साइन 90 + 60 होता है cos 60, और cos 60 कितना हो जाता है? cos 60 हो जाता है 1/2। तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन। ये एक आंसर आ गया आपका, यही तो। इसको देख लो एक बार। अब ये तो सॉल्व कर ही लोगे ना। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 × sin 20। चलो मैं बता देता हूँ, वरना पता चला तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। तो T2 क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा 50 × sin 120। sin 120 बच्चों कितना होता है 90 + 30 cos 30। मैं ऐसे ही, मैं ज़्यादा याद नहीं करता हूँ। तो ये हो जाएगा cos 30 हो जाएगा √3/2। तो ये हो जाएगा कितना 25 √3। क्यों? ये T2 की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन। आंसर में हमेशा यूनिट ज़रूर लिखना है। यहाँ पर यूनिट लगाई थी कि नहीं? हाँ लगाई थी। एक बार फिर से देख लो, cos 60 1/2, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो sin 120 √3/2, ठीक है। देख लो इसको एक बार, समझ गए?
कह दोगे सर इतना आसान होता है क्या? अब सोचो बच्चों, अगर यहाँ पर रिजॉल्व करना पड़ता आपको, लामिस थ्योरम ना पता होती तो पहले आप T2 को x में तोड़ते, y में तोड़ते, फिर T1 को x में तोड़ते, y में तोड़ते, फिर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई, तो लंबा हो जाता क्वेश्चन। यहाँ पर बस एंगल देखे कितने कितने हैं और हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ये थोड़ा यहाँ पर हौच-पौच हो गया, वो समझ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, देख लिया। अब यहाँ पर एक नोट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या कह रहा है ये नोट बच्चों, दिमाग में रखना तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्या? इफ द सिस्टम इज नॉट अ 2 और 3 फोर्स सिस्टम, ट्राई टू रिड्यूस द सिस्टम टू मिनिमम फोर्सेस बाय कंबाइनिंग। एग्जाम्पल, all parallel and anti-parallel forces can be combined and replaced by a single force। कहना ये चाह रहा है बच्चों, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें इक्विलिब्रियम का कुछ कंडीशन अप्लाई करनी हो और उसमें बहुत सारी फोर्सेस हो, तो कोशिश ये करा करो कि उस सिस्टम को रिड्यूस करो 3 या 2 फोर्स सिस्टम में। क्योंकि 3 और 2 फोर्स सिस्टम के बारे में हम कंडीशन जाते हैं कि 2 फोर्स अगर सिस्टम है तो इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब फोर्सेस इक्वल अपोजिट होंगी, 3 फोर्स सिस्टम है तो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो कॉन्करेंट होंगी, और उसमें हम लामिस थ्योरम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 फोर्सेस लग रही हैं, 5-6 फोर्सेस लग रही हैं। कैसे कैसे लग रही हैं? एक फोर्सेस मान लो ये 10 न्यूटन लग रही है, एक ये 5 न्यूटन लग रही है, एक ये 6 न्यूटन लग रही है, और ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल या एंटी पैरेलल जो भी कह लो। ठीक है, एक है 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक है 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब आप जितनी फोर्स, इतनी सारी फोर्सेस देखते ही आपको चक्कर आ जाएगा कि अरे इतनी सारी फोर्सेस है, रिजॉल्व करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो हमारा टाइम जो है वेस्ट होगा। ठीक, अब ये फोर्सेस अगर आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल फोर्सेस का मतलब है उनकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है? या तो सेम है या तो अपोजिट है। तो इनको ऐड करना बहुत आसान है, इनको बस खाली नंबर ऐड करने हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमारी एक ही लाइन में। तो इधर वाली डायरेक्शन अगर प्लस मान लो तो 10 + 6 16, और ये इधर है तो ये कितना हो जाएगा? -5। तो टोटल क्या आएगा? 16 - 5। ये सारी मिला के हमें क्या दे देंगी? ये दे देंगी 11 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो क्या हम इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं? ये हो जाएगी आपकी 11 न्यूटन, ये हो जाएगी आपकी 40 न्यूटन, ये तो वैसे की वैसे ही रहेगी, और ये हो जाएगी आपकी 30 न्यूटन। तो देखो फोर्सेस पहले कितनी दिख रही थी? 1 2 3 4 5, और इसको रिड्यूस हमने किस में कर दिया? 3 4 सिस्टम में। अब इन तीनों के बीच का एंगल कुछ ना कुछ होगा, वो आप अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे और लामिस थ्योरम लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। कितना आसान पड़ेगा अगर ये 3 4 सिस्टम हो। ठीक है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कहीं कहीं पर अप्लाई हो जाता है। हर जगह रिड्यूस करने की कोशिश मत करना, जहां पर पैरेलल और एंटी पैरेलल फोर्सेस हो, इस तरीके के टाइप में। ठीक है, चलो, तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में लगभग सब कुछ समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2-4 क्वेश्चन और 1-2 चीज़ें जो रह गई हैं, जैसे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम भी एक होता है। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था ट्रांसलेशनल, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वो सब अलग चीज़ है, वो तो टाइप कुछ नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस, नेट फोर्सेस का सम 0, नेट टॉर्क 0। एक क्लासिफिकेशन जो होती है वो हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।